हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डिमेंशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीजें आज डिस्कस होंगी वो काफी बेसिक सी चीजें होंगी। ठीक है, और आपको बहुत मजा आएगा। आप इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में आपको मैं क्या क्या चीजें सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो लेक्चर का कंटेंट है वो क्या क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट्स क्या है। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा कि फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, फिर डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे एंड उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम बनाएंगे वो काफी बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होंगे। बट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें हम काफी बेहतरीन क्वेश्चंस बना रहे होंगे, काफी रेप्यूटेड बुक्स के। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बने रहना एंड नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखना। वो बहुत बेहतरीन बुक वीडियो होगा और बहुत टफ क्वेश्चंस भी उसमें हम लोग लगाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स को समझना है पहले, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पूरा लेक्चर कंटेंट। ठीक है, तो व्हाट इज फिजिक्स? अगर आपसे कोई कहे कि फिजिक्स क्या है तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में आप बता सकते हैं काफी आसान शब्दों में कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर एंड उसके लॉज का स्टडी ही क्या है बताओ? फिजिक्स है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे यूएस के एक साइंटिस्ट, काफी फेमस साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे, आरपी फेनमैन। ठीक है, आरपी फेनमैन। तो देखो, इन्होंने फिजिक्स के बारे में क्या बताया था, एक एनोलॉजी दी थी इन्होंने और समझाया था कि फिजिक्स क्या है। तो देखो, इन्होंने कहा कि जैसे मान लो यहाँ पर एक चेस बोर्ड है। ठीक है, चेस बोर्ड है। ठीक है, तो जो हमारा नेचर है, नेचर वो जो है चेस गेम खेल रहा है। क्या खेल रहा है? चेस गेम खेल रहा है एंड वी आर अलाउड टू वॉच द गेम। ठीक है, और हम लोग हैं यहाँ पर, मान लो ऐसा, हम लोग यहाँ पे कुछ लोग हैं और हम लोग को ये गेम देखने का इजाजत है। ठीक है, हमें ये जो प्लेयर्स जो नेचर गेम खेल रहा है, चेस गेम खेल रहा है, उसके मूव्स को ऑब्जर्व करने का इजाजत दिया गया है। तो देखो ध्यान से, नेचर जो है ये चेस गेम खेल रहा है, हम लोग जो है इसके मूव्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो इसका मूव्स है, यहाँ पे जो भी मूव्स चली जाएंगी, ठीक है, जो भी चालें चली जाएंगी, ये मूव्स को हमने कहा कि ये इवेंट्स है। ये इवेंट्स है जो नेचर में हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो फिर से मैं बताता हूं कि जो हमारा चेस गेम हो रहा है वो नेचर खेल रहा है। ठीक है, चेस बोर्ड है, उसमें जो चेस गेम खेल रहा है वो नेचर खेल रहा है एंड जो इवेंट्स हैं वो मूव्स हैं। ठीक है, चेस गेम के मूव्स जो है वो इवेंट्स हैं। ये चीज आप समझ गए। अब देखो ध्यान से, अब क्या होता है चेस में कि कई बार आप चाले चलते हैं, ठीक है, बट किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, लेट्स से अगर मान लो कि अगर मैं थोड़ा सा, अगर आपको चेस का नॉलेज हो तो आपको ये ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको चेस का नॉलेज हो तो आई होप आप सबको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। जैसे लेट्स से अगर आप ये यहां पर मान लो, अगर आपके पास घोड़ा रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है? घोड़ा रखा हुआ है। ठीक है, एंड अगर मान लो यहां पर मंत्री है, ठीक है, सामने वाले अपोनेंट का मंत्री रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पर एक हाथी रखा हुआ है। ठीक है, हाथी रखा हुआ है, नॉर्मल हाथी। तो अब एक चीज बताओ, ये जो घोड़ा है ये तो 2.5 कदम चल सकता है। कैसे? 1, 2 और 2.5, या तो इधर चलेगा 1, 2, 2.5, या तो इधर, या तो फिर पीछे भी वैसे ही 1, एंड यहाँ पर अगर आप बना लो थोड़ा सा, ठीक है, 1, 2, 2.5 इस तरह से एंड 1, 2, 2.5 इस तरह से। तो अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में ये जो घोड़ा है, ठीक है, इसका 4 पॉसिबिलिटीज है कि ये 4 जगह पर जा सकता है। जैसे मान लो इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, ठीक है, इधर आ सकता है एंड इधर आ सकता है। तो अब मान लो ये जो अपोनेंट का जो मंत्री आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, अपोनेंट का मंत्री जो रखा हुआ है आपके सामने, एंड ये अपोनेंट का हाथी रखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों अपोनेंट का है आपके। तो अब एक चीज बताओ, यहां पर ये घोड़ा मंत्री को काटना चाहेगा या हाथी को काटना चाहेगा? ऑब्वियसली मंत्री को काटना चाहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मंत्री होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो एक चीज देखो कि गेम की सिचुएशन के हिसाब से, गेम की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से
आप देखो कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा बेस्ट मूव है। अगर कोई अनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर खेल रहा है, लेट्स से अगर कोई पहली बार गेम खेल रहा है तो मे बी वो हाथी को काट दे, है ना। बट अगर कोई एक्सपीरियंस प्लेयर खेल रहा है तो वो पूरी अच्छी तरीके से ये जानता होगा कि ये मंत्री ज्यादा पावरफुल है इस हाथी से, तो हमें ये मंत्री को काटना चाहिए हाथी के अलावा, ठीक है, हमको मंत्री को काटना चाहिए। तो देखो यहां पर दो मूव्स पॉसिबल थी, दो बेस्ट मूव पॉसिबल थी, लेकिन उसमें भी एक बेस्ट निकल करके सामने आया। तो वो सिचुएशन के हिसाब से कई बार चीजें होती हैं। तो जरूरी नहीं कि आप जैसे घोड़ा का चाल ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 2 ढाई ऐसा चल रहा है, 1 2 ढाई ऐसा चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो बेसिक रूल के हिसाब से ही आकर के हाथी को काट दे या मंत्री को काट दे, ठीक है। यहां पर भी आपको सेलेक्टिव होना पड़ा एंड आपने लास्ट में मंत्री को काटा। इसका मतलब क्या है कि जो भी बेसिक रूल्स आप देख करके सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ जो नेचर है, ठीक है, ये चेस बोर्ड है, नेचर गेम खेल रहा है, तो हम ये यहाँ पर ऐसे हम लोग खड़े हैं, तो हम लोग ये जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको देखकर लॉज प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उसको देखकर क्या कर रहे हैं, लॉज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मूव हो सकता है, ऐसा ऐसा मूव हो सकता है, ठीक है। बट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बेस्ट मूव कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, वो गलत भी हो सकता है। अगर इस केस में ये घोड़ा अगर हाथी को काट देता है तो ये एक अच्छा, मतलब आप नहीं कह सकते कि आप अच्छे प्लेयर हो, ठीक है, अगर ये हाथी को काट देता है। यहां पर मंत्री को काटना ज्यादा बेस्ट मूव है। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा मूव बेस्ट है, ये केवल एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस प्लेयर ही इसको ज्यादा अच्छे से गैस कर सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग जो यहाँ पर इवेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो यहाँ पर इवेंट्स देख रहे हैं, ये चेस बोर्ड पर जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी मूव्स हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसको देखकर कुछ बेसिक लॉज बना लेते हैं अपने मन से, पर जरूरी नहीं कि वही लॉ हर बार फॉलो होगा, जरूरी नहीं कि वही लॉ हर बार फॉलो होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप जो भी प्रिडिक्शंस बनाते हैं, ठीक है, जो भी लॉज बनाते हैं, वो फेल भी होते हैं, वो फेल भी होते हैं। तो फिजिक्स गोज द सेम वे, ठीक है, फिजिक्स में भी कुछ ऐसा ही होता है कि हम लोग जो है नेचर का जो मूव्स है उसको देखते हैं एंड लॉज प्रिडिक्ट करते हैं, बट कई बार वो लॉज गलत भी हो जाते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वी कीप ऑन गोइंग, ठीक है, एंड हम नई नई चीजें सीखते जाते हैं। तो ये उन्होंने आरपी फेनमैन जो है, जो यूएस के फिजिसिस्ट थे, काफी बेहतरीन फिजिसिस्ट थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम। केवल फेनमैन ही नहीं, जो आर्यभट्ट हैं आपके, ठीक है, जो न्यूटन है, एल्बर्ट आइंस्टीन है, तो ये लोग भी बहुत वन ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये लोग, इन लोगों ने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है फिजिक्स में, एंड इन्होंने इस तरह से ही समझाया है फिजिक्स को कि जो नेचर है, फेनमैन ने बताया जैसा एक एनालॉजी से कि जो चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड पे जो गेम हो रहा है वो नेचर खेल रहा है, एंड जो मूव्स हो रहे हैं वो इवेंट्स हैं, नेचर में कुछ भी हो रहा है। जैसे मान लो, अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर पेड़ पे कोई चीज लटका हुआ है, ठीक है, जैसे लेट से अगर एप्पल, न्यूटन वाले केस में ऐसा बताया जाता है कि न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरता हुआ देखा, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, तो इसके बाद ग्रेविटेशन का खोज हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें, एप्पल का नीचे गिरना हुआ या रेनबो का बनना हुआ, ठीक है, या आप देखो जब टाइड्स उठने लगती है, ठीक है, सी में, है ना, वेव्स उठने लगती हैं, वो सारी चीजें, या कुछ भी चीज नेचर में हो रहा है, ठीक है, जो भी चीज हो रहा है, ठीक है, बारिश का होना हो गया, कुछ भी हो रहा है, तो वो सारी चीजें क्या है, देखो आप एक तरह से देखेंगे कि एक इवेंट्स है ना, इवेंट्स है, एंड इसके लिए हमने कुछ लॉज बनाए हुए हैं। जैसे रेनबो का फॉर्मेशन है, तो हम जानते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है TIR, हम जानते हैं कि TIR होता है रेन ड्रॉप्स, एंड देन फिर रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेनबो के फॉर्मेशन के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस होते हैं, तो वो सारी चीजें हमने कैसे प्रिडिक्ट की हैं, बार बार ऑब्जर्व करके, इन इवेंट्स को बार बार ऑब्जर्व किया है कि अगर रेनबो फॉर्म होगा तो केवल इस एक ही कंडीशन पे होगा कि एक साइड बारिश होना चाहिए एंड दूसरे साइड धूप होना चाहिए, ठीक है, एक साइड अगर बारिश हो रहा है, दूसरे साइड अगर धूप है, देन जो है वो आपका रेन ड्रॉप से रिफ्लेक्शन एंड TIR होगा, रिफ्रैक्शन एंड TIR होगा, एंड देन आपकी आंखों तक जो लाइट आएंगी, उसके बाद आपको रेनबो बनता हुआ दिखेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ऑब्जर्व फेनोमेनन है, ऑब्जर्व की गई है नेचर में, एंड इसके बेसिक, इसके यूज को हमने इसके बाद ऑब्जर्व करके लॉज प्रिडिक्ट किए हैं, ठीक है। कई बार लॉज गलत भी हो जाते हैं, तो हमने ऐसी भी चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, साइंस में तो ऑलवेज हम लोग कई बार चीजें एक्सेप्शंस भी पढ़ते हैं, कई बार लॉज का फेलियर भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप फिजिक्स क्या है ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया कि फिजिक्स क्या है इसको समझाने में, ठीक है। तो अब एक बार फिर से आते हैं, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, एंड जो सेकेंड पॉइंट इसमें मैंने लिखा हुआ है, आप देखो, वी एक्सपेक्ट दैट दीज डिफरेंट इवेंट्स इन नेचर
टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉज, ठीक है, एंड रिवीलिंग दिस लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट्स इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? ये जो लॉज के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हो रही हैं, जो भी फिनोमेनन ये लॉज के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, इन लॉज को प्रिडिक्ट करना, ठीक है, इनको ऑब्जर्व करना एंड इन चीज को रिवील कर देना, है ना, कि हाँ ये लॉ की वजह से ऐसा हो रहा है, यही क्या है? फिजिक्स है। तो आई गेस आप फिजिक्स के बारे में समझ गए होंगे कि फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमने फिजिक्स के बारे में जान लिया, चूंकि हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे थे तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, ठीक है। एंड आप इन चीजों को नोट कर लेना, काफी बेहतरीन ढंग से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। आई होप अगर ये चीज आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट आर यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एक एक चीज करके स्टार्ट करेंगे ना। तो सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर यूनिट्स, यूनिट्स क्या है। तो देखो मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आपको समझ आएगा कि यूनिट्स क्या है, ठीक है। तो अगर आप एक एग्जांपल देखें, जैसे मान लो एक रॉड ले लूं मैं, ठीक है, ये एक रॉड मैंने यहां से यहां तक ले लिया, ठीक है। एंड मान लो यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ है उसको मैंने कह दिया कि ये 1 मीटर है। क्या कह दिया मैंने? 1 मीटर है, ठीक है। एंड लेट्स से ये रॉड का पूरा लेंथ, जैसे ये रॉड है मान लो ए बी, तो ये जो ए बी रॉड है इसका पूरा लेंथ कितना है? तो आप लिखो ए बी का जो लेंथ है टोटल लेट्स से 10 मीटर है, ठीक है। तो 10 मीटर जो इसका पूरा लेंथ है, तो 10 मीटर से आपको क्या समझ आ रहा है? ध्यान से देखो, मैंने यहां से यहां तक इसको 1 मीटर मान लिया है, ठीक है। एंड अब मैंने इसको क्या कर दिया है? इसको फिक्स कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक डेफिनिट मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, किसी क्वांटिटी का डेफिनिट मैग्नीट्यूड ले लिया। तो मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को, थोड़ा सा समझना, काफी अंदर जाकर के मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो आपको समझने में थोड़ा हो सकता है एक बार में ना समझ आए, बट जरूर समझ आएगा, आप ध्यान से देखना, ठीक है। डेफिनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हमने फिक्स कर लिया कि ये एक एवी रॉड है जिसका लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। हम पहले से गैस करेंगे, आप थोड़ा बहुत यूनिट्स के बारे में जान रहे हैं, अभी मैं पूरा बेसिक जो आपको फंडामेंटल चीज है वो बताऊंगा, ठीक है। तो हमने यहां से यहां पॉइंट तक को मान लिया कि ये 1 मीटर है, एंड इसको हमने मान लिया कि ये डेफिनिट मैग्नीट्यूड है किसी क्वांटिटी का, ठीक है। अब हमने इसको एज अ यूनिट मान लिया कि ये यूनिट है, हमने ये यूनिट मान लिया, ठीक है, यूनिट मान लिया इसको। अब देखो ध्यान से, अगर इसका लेंथ है 10 मीटर, तो इसका मतलब क्या है? इट एक्चुअली मीन्स दैट 10 टाइम्स द डेफिनिट प्री डिटरमाइंड लेंथ, ठीक है। 10 टाइम्स द डेफिनिट प्री डिटरमाइंड लेंथ। प्री डिटरमाइंड का मतलब क्या? पहले से जो डिटरमाइन किया हुआ है, हमने मान लिया, हमने किसी चीज को, ये जो 1 मीटर है लेट से ये एक्स है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक्स जो है यूनिट है, हमने मान लिया कि ये पहले से ही फिक्स कर दिया, दिस इज द डेफिनिट मैग्नीट्यूड वी हैव फिक्स्ड, ओके। अब हमने ये जो फिक्स किया हुआ है, अगर आपको ये लेंथ बताना है तो आप कहेंगे जैसे 10 मीटर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स है किसका? 1 मीटर का। 1 मीटर का क्या है? 10 टाइम्स। जो हमने यूनिट लिया उसका क्या है? 10 टाइम्स है। तो आप अगर कोई पूछे आपसे, ठीक है, कि यूनिट क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि यूनिट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि यूनिट जो है एक डेफिनिट मैग्नीट्यूड है, किसी क्वांटिटी का एक क्या है? डेफिनिट मैग्नीट्यूड है, जिसको हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं इसको एक लॉ बना देते हैं, ठीक है। छोटा सा आप कह सकते हैं कि एक लॉ बना देते हैं या उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो अब मैं यूनिट्स को डिफाइन करता हूं, ये आप समझ गए, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, ठीक है। एंड मैं यूनिट्स को डिफाइन करता हूं, तो यहां मैं लिख रहा हूं, आपको साथ में लिखना है इस चीज को, ओके। ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, आप इसको लिखते रहो ध्यान से। ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट is a definite magnitude, is a definite magnitude of a quantity, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी मेजरमेंट का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, वो क्या है? एक डेफिनिट मैग्नीट्यूड है क्वांटिटी का, ठीक है। डिफाइंड एंड एडॉप्टेड, यहां लिखो आगे, डिफाइंड एंड adopted, okay, by convention
आप इस चीज को नोट करते चलो साथ साथ, ठीक है। बाय कन्वेंशन और बाय लॉ, है ना, ये कह सकते हैं आप। कि जैसे मान लो, अब फिर से वो एग्जांपल मैं देता हूं, अब आपको पूरा समझ आ जाएगा कि वो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। जैसे ये ए बी रॉड है, ठीक है, और ये यहां से यहां तक हमने फिक्स कर लिया कि ये 1 मीटर है, ठीक है। डेफिनिट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, मैंने फिक्स वैल्यू कर लिया आपने, है ना, 1 मीटर। अब आपको ऐसा बता दिया गया कि इतना ही दूरी लेकर के आपको नापते रहना है ना, आगे भी। तो अगर आप यहाँ से यहाँ फिर ऐसे इसको मेजर करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ इतना ही मेजर करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, तो आपको ऐसा पता चला कि ये टोटल ए बी का जो लेंथ है दैट इज 10 मीटर है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, ये 10 टाइम्स है 1 मीटर के, है ना, 10 गुना है इस लेंथ के, क्या है, 10 गुना है ना। तो ये जो आपने डेफिनिट मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है, डेफिनिट मैग्नीट्यूड लिया, इसके हिसाब से, है ना, आपने लॉ बना दिया कि हाँ भाई इतना इतना करके ही तुम्हें नापना है, ठीक है, इतना इतना करके ही तुम्हें मेजर करना है आगे, ठीक है। तो वो उस हिसाब से आपका आ गया। तो ये चीज आप समझ गए कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, मतलब यूनिट क्या है, ये आपको समझ आया। किसी भी मेजरमेंट का यूनिट क्या है, दैट इज अ डेफिनिट मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। ओके, आई होप आप यूनिट्स के बारे में समझ गए होंगे। तो अब हम लोग समझते हैं कि हु डिसाइड्स यूनिट, है ना, यूनिट्स को कौन डिसाइड करता है। कि भाई अगर लेंथ को नापना है तो मीटर में ही नापना है, ठीक है, ऐसा यूनिट उसका मीटर में है। अगर आपको एरिया को नापना है तो मीटर स्क्वायर में ही नापना है। आपको डेंसिटी नापना है तो केजी पर मीटर क्यूब में ही नापना। तो ये यूनिट्स कौन डिसाइड करता है ना, ये हम लोग समझेंगे। तो यूनिट्स डिसाइड करता है एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। जिसका नाम है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CGPM, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कहे कि यूनिट्स कौन डिसाइड करता है, तो आप कहेंगे CGPM डिसाइड करता है। अब ये CGPM क्या है ना, CGPM क्या है, तो CGPM को इंग्लिश में लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, जनरल, आप इसको नोट करते रहो, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, इसको आप नोट कर, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। अब एक चीज ध्यान से देखो, CGPM जो है इसका एक फ्रेंच नेम भी है, तो वो लिखने की जरूरत मुझे यहाँ नहीं है, बट इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। एंड CGPM क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल का क्या होता है, मतलब कि देखो, इंटर गवर्नमेंट का मतलब होता है एक से ज्यादा गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो CGPM के अंदर ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज आती हैं, 50 ऐसी कंट्रीज आती हैं जो मतलब CGPM का जो ऑर्गेनाइजेशन है 50 कंट्रीज को मिला करके बनाया गया है। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि इसमें एक से ज्यादा सरकारें मिली हुई है, एक से ज्यादा देश की सरकारें मिली हुई हैं, आप कह सकते हैं। तो टोटल 50 कंट्रीज को लेकर के ये CGPM ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। एंड यही डिसाइड करती हैं कि जो साइंस में हम लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हैं तो उनका यूनिट्स क्या होगा, ठीक है। तो यही डिसाइड करती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि 1971 में, ठीक है, जब हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में शायद, या मे बी इसी वीडियो में एट द एंड में, काफी एंड में पढ़ना है शायद, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो वहां पे पढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ आएगा। बट अभी समझो कि 1971 में जो है CGPM ने ही, ठीक है, CGPM ने ही एक ये सिस्टम बनाया। उस सिस्टम को बोलते हैं SI सिस्टम। क्या बोलते हैं, SI सिस्टम। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको बोलते हैं क्या, SI को क्या बोलते हैं, बोलो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसको आप नोट कर लो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको हम लोग कहते हैं SI, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। तो ये CGPM ने ही बनाया था, गठित किया था, CGPM ने ही बनाया है सिस्टम को, SI सिस्टम को, ठीक है। एंड अभी जो हमारा करंट यूनिट्स वाला जो सिस्टम चल रहा है दैट इज SI सिस्टम। आपने कई बार सुना होगा कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, इस तरह की चीजें। तो ये CGPM द्वारा ही गठित किया गया है, बनाया गया है। तो ये देखो, अब ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री, मैं ऐसा नहीं कि मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, 1971 फर्स्ट वीडियो है तो काफी बेसिक से मैंने उठाया हुआ है, काफी
अलग लेवल की चीजें बता रहा हूँ जो शायद कभी काम भी ना आए आपको, बट ये चीजों की समझ होना आपको बहुत जरूरी है ना, इसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा एंड धीरे धीरे काफी एडवांस लेवल की चीजें तो हम बनाएंगे ही। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि यूनिट्स कौन डिसाइड करता है। वैसे ये सारी डिस्कशन जो भी मैं कर रहा हूँ ये एससी वर्मा की किताब में दिया हुई है, जब आप उसको रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर लें। ठीक है, वैसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर लें वो क्वांटिटीज को हम कहेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल यही है, देखो जैसे मान लो लेंथ मेजर कर लेंगे, एक्सेलरेशन मेजर कर लेंगे, है ना, कुछ भी चीज, वैसी चीज हम मेजर, जो जो चीज हम लोग मेजर कर ले, है ना, तो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इजिली, है ना, हम उसको कह सकते हैं कि दिस क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये शायद मुझे लिखने की जरूरत नहीं, डेफिनेशन आप लिख लेना। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ कि दीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज, है ना, मेजरेबल क्वांटिटीज, इनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल में लेंथ वेंथ जो भी लिख लेना है, जो भी लिखना है, ठीक है, आप लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। अब देखो ध्यान से, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखो ध्यान से, वैसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वैसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लूं, तो अगर आपसे कोई कहेगा ट्रेन, तो ट्रेन का क्या लेंथ, लेंथ मेजर कर सकते हैं तो वो तो फिजिकल हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई कहे ट्रेन को मेजर करो तो आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, आपसे कोई कहे बस बस को मेजर करो, नहीं मेजर कर सकते। बिल्डिंग को मेजर करो, नहीं मेजर कर सकते, है ना। दिल्ली को मेजर करो, दिल्ली का पॉपुलेशन मेजर कर सकते हैं, दिल्ली को नहीं, है ना। तो इस तरह की चीजें जो जो नॉन मेजरेबल हो, है ना, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। ठीक है, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज, तो ये है ना। एग्जांपल के तौर पे जैसे वहां पर तो बहुत सारी चीज आप लिख सकते हैं मेजरेबल में। नॉन मेजरेबल में आप लिख लो जैसे बस, है ना, ट्रेन, बिल्डिंग, जो भी लिखना है ना, वो सारी चीजें। जैसे आपसे कोई कहे कि मिल्क मेजर कर लो, तो मिल्क मेजर करेंगे, है ना, मिल्क की क्वांटिटी मेजर करेंगे। लेकिन अगर कोई कहे खाली मिल्क तो नहीं समझ आता, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी अगर कोई कहे तो हाँ समझ आता है। ठीक है, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली का पॉपुलेशन मेजर कर सकता है इंसान, दिल्ली को मेजर नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको नॉन मेजर, जो जैसे आप यहाँ पे किसी सिटी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, है ना, चेन्नई, जो मन आए लिखते चलो, जितना देर मन करे उतना देर लिखो, है ना। तो ये सारी चीजें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा सा हम लोग इस चीज को देख लो याद ध्यान से। थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ चीजों को। अभी तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, क्वांटिटीज, है ना। क्वांटिटीज दो तरह की पढ़ी हमने। एक हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, है ना। एंड फिजिकल क्वांटिटी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो एक पार्ट है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसी के अंदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी हम कह सकते हैं। एंड एक जो है बट वो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं वो एंगल्स के लिए होती हैं, तो वो खैर अलग से भी आप लिख सकते हैं, बट ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी फर्दर डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने फिजिकल क्वांटिटी समझ लिया है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी समझ लिया है। अब देखो ध्यान से, अब मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको, उससे बेस्ड मैं कुछ बातें बताता हूं आपको। ठीक है, तो पहले मैं ये सारी चीजें इरेज कर लेता हूं, ये सारी चीजें, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो एक बात मैं बताने जा रहा हूं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो यहां मैंने लिख दिया फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में आप इसको पी क्यू लिख सकते हैं, है ना। वो इसके फॉर्म में होता है, देखो एन इंटू यू। ठीक है, वेयर एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू,
एंड यू क्या है यहाँ पे, यू है आपका यूनिट, ठीक है। जैसे एग्जांपल 10 मीटर, तो ये क्या है, एक लेंथ है, एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, है ना, क्योंकि इसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 क्या है बताओ, 10 है एन, है ना, और एम क्या है, ये यूनिट है ना। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस फॉर्म में ही होता है, एन यू के फॉर्म में ही होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है एससी वर्मा का, ठीक है, ये मैंने लिया हुआ अपने पास। ये क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन पे, ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू, वेयर यू इज द यूनिट यूज्ड एंड एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस यूनिट्स देन, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो देखो एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मेजर्ड इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू। हम जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे यू क्या है बताओ, यूनिट है, एंड एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो हम जानते हैं। अगर रिजल्ट को हम अलग अलग यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो एक चीज देखो, यहाँ पर तुमको एन और यू के बीच का रिलेशन ही दिख रहा है, हर ऑप्शन में एन और यू के बीच का रिलेशन ही दिख रहा है। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है, कौन सा रिलेशन क्या है, करेक्ट है। तो पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, मैंने गंदा कर दिया इधर, देखो, ठीक है। हाँ, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो ये आपको बताना है। तो ये आप किस तरह से पता करेंगे, अगर देखो मैं यहाँ लिखता हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 kg, ध्यान से देखो मैंने लिखा क्या, 1 kg, और अगर इसको मैं ग्राम में चेंज कर दूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1000 ग्राम। क्या लिख दिया मैंने, 1000 ग्राम। तो देखो केजी बड़ा यूनिट है कि ग्राम, तो आप कहोगे केजी बड़ा यूनिट है। तो देखो केजी को हमने किस में चेंज कर दिया, ग्राम में चेंज कर दिया, यानी हमने जो हमारा यूनिट है उसको क्या कर दिया, यूनिट को स्मॉल कर दिया, यानी यू जो हमारा यू है उसको हमने स्मॉल कर दिया है, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं। तो यूनिट को स्मॉल किया तो देखो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ एन का वैल्यू कितना था 1, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो गया 1000। तो जो हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लार्ज हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, लार्ज हो गया, यानी हमारा जो एन है वो लार्ज हो गया यू को स्मॉल करते ही, यानी इनवर्सली रिलेशन है ना। देखो अगर मैं यू बढ़ा दूंगा तो एन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर मैं यू घटा दूंगा तो एन क्या होगा बताओ, यू घटा दूंगा तो एन बड़ा हो जाएगा। तो ये देखो ध्यान से कि जैसे जैसे ये इन्वर्सली रिलेशन आ गया, एंड जैसे जैसे आप यूनिट को बढ़ाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू घट जाएगा, यूनिट को घटाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो ध्यान से, यहां पर हमने क्या किया, केजी जो है, केजी ये क्या है बताओ, केजी, तो केजी क्या है, एक यूनिट है। तो यूनिट को हमने क्या किया, ग्राम में किया, यूनिट को स्मॉल कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये इन्वर्सली रिलेशन आ गया, तो ये ऑप्शन गोज टू ऑप्शन डी, ठीक है, आंसर गोज टू ऑप्शन डी। तो ये आप समझ गए, ये एससी वर्मा का एक क्वेश्चन था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक सा था, ज्यादा कुछ टफ था नहीं इसमें, बट मैंने इसलिए इसको ले लिया क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है काफी हद तक डेवलप होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे की चीजें को देखेंगे। अब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखो इसमें ये क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट है अदर क्वांटिटीज पे, मतलब इसके डेफिनेशन के लिए इसको किसी और की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा आपको देखो समझ आएगा, 2 मिनट वेट करो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमारे साइंटिस्ट ने कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें दे रखी हैं, ठीक है। इसमें आपका है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है आपको हमारे साइंटिस्ट ने दे रखी हैं, जिनको हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। एंड इनको डिफाइन करने के लिए किसी और फिजिकल और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो जैसे अगर आप मान लो लेंथ है, तो लेंथ को आप कैसे डिफाइन करोगे, है ना, लेंथ को आप किसी और अदर क्वांटिटी में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। लेंथ को आप मास के टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते खुद, मतलब एक क्वांटिटी है अगर जैसे लेंथ है या मास है, तो इसको किसी और की जरूरत ही नहीं है डिफिनेशन के लिए इसकी, है ना। तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखो लेंथ का जो यूनिट है ये क्या है, मीटर, मास का यूनिट केजी हम जानते हैं, टाइम का क्या है, सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का देखो केल्विन स्केल, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मोल,
एंड लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से डिनोट, कैंडेला है इसका यूनिट, एंड CD इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिंबल्स भी हैं। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है, जैसे हमने यहाँ पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, ठीक है, उसी तरह एंगल्स के लिए, ठीक है, एंगल्स के लिए 2D एंगल और 3D एंगल के लिए दो क्वांटिटी हैं, दो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उनको हम कहते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब देखो ये क्या है, जैसे प्लेन एंगल, जैसे मान लो कि ये इस तरह से ऐसे है एंड ऐसा, तो ये जो एंगल है ये क्या है, प्लेन एंगल है ना। एंड ये वाला जो आर्क है इसको हम बोलते हैं एल, ये आर्क है हमारा, ठीक है, एंड ये रेडियस है लेट्स से आर। तो इसके बीच का रिलेशन हम जानते हैं, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, है ना। एंड इसका जो यूनिट है वो रेडियन है, ठीक है, तो ये हम जानते हैं। तो ये एंगल्स के बीच, ठीक है, एंगल्स जो एंगल्स हैं उनका जो है क्वांटिटी है जो मेजर करता है रेडियंस में, है ना। तो ये एंगल्स के लिए आप कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, प्लेन एंगल। अब देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल जैसे मान लो कि ये यहाँ पर कोन है ना, इस तरीके से कोन है, ठीक है। तो ये कोन जो है आप देखो इसको ऐसे सामने सिर्फ ये ऐसा दो दिख रहा है, लेकिन ये पूरा ऐसा CSA है इसका, है ना, CSA इधर। तो ये देखो ये है, यहाँ पर एक एंगल इस तरह का बन रहा होगा, है ना, इस तरह का बन रहा होगा। अगर आप टॉप व्यू देखें, ऊपर से देखें तो इस तरह का एंगल बन रहा होगा, बट अगर आप साइड से देखेंगे, साइड से अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह का दिखेगा आपको, है ना। बट ये एक्चुअल में घुमा हुआ है इस तरीके से गोल, है ना, बट आपको ऐसे दिख रहा है सामने से। तो ये जो एंगल है, ये 3D एंगल बन रहा है, स्पेस में जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, 3D एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। एंड इसका जो यूनिट है इसको बोलते हैं हम लोग स्टीरेडियन, एंड डिनोट करते हैं SR से, एंड रेडियन को डिनोट करते हैं आर से, RAD से, ठीक है। अब देखो एक कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को कि डिग्री और रेडियन में क्या अंतर है। तो देखो आप कह सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ठीक है। तो अगर 360 डिग्री कोई पूछे तो आप कहेंगे 2 पाई रेडियंस, तो उस हिसाब से आप चेंज कर लेंगे। वैसे ये चीज आप जानते होंगे आई गेस, ठीक है। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ये रिलेशन है क्या डिग्री और रेडियंस के बीच का। तो ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमने पढ़ी, ठीक है, ये क्या है, एंगल्स के लिए आप कह सकते हैं कि दो क्वांटिटीज डिफाइन की गई हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो हमने दो चीजें समझी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं, ठीक है, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये 7 क्वांटिटीज हैं। एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में दो क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, एंड ये दोनों एंगल्स के लिए डिफाइंड है, ठीक है, एक 2D एंगल के लिए, एक 3D एंगल के लिए, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, तो आप कहेंगे ऑल अदर क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये क्या लिखा हुआ है, तो ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो हम जानते हैं कि मास, लेंथ, टाइम, वो सारी चीजें क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अगर मैं आपको वेलोसिटी का एग्जांपल दूं कि वेलोसिटी का यूनिट बताओ, तो आप क्या बताएंगे, वेलोसिटी का यूनिट बताओ, तो आप बोलेंगे मीटर्स पर सेकेंड, है ना, बोलेंगे ना मीटर्स पर सेकेंड। तो अब देखो ध्यान से, ये जो मीटर दिख रहा है आपको, ये मीटर, ये किसका यूनिट है बताओ, तो आप कहेंगे लेंथ का। और ये जो सेकेंड जो दिख रहा है, ये किसका यूनिट है, ये टाइम का। तो अगर वेलोसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं L/T, है ना। अभी मैंने आपको डायमेंशन नहीं पढ़ाया तो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा, बस ऐसा लिख दिया आपने, वेलोसिटी को, मीटर पर सेकेंड को लिख दिया आपने L/T। तो ये जो वेलोसिटी है, ये है, देखो ध्यान से, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। एंड ये जो L/T है, तो ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे लिखा गया है। L भी क्या है, फंडामेंटल, T भी क्या है, फंडामेंटल। तो ये दोनों क्या है, फंडामेंटल, है ना। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, देखो ध्यान से, इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। डिराइव क्वांटिटी को हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं, बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन, या तो मल्टीप्लिकेशन कर दो या तो डिवीजन कर दो, किसका, डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज का। फंडामेंटल क्वांटिटीज का आप क्या कर देंगे, या तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे या तो डिवीजन कर देंगे। तो अब देखो ध्यान से, तो ये वेलोसिटी जो डिराइव क्वांटिटी है, इसको आपने किसके फॉर्म में लिख दिया, फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिख दिया, है ना, मीटर्स बाय सेकंड। आप यहां से भी देख सकते हैं कि ये मीटर्स बाय सेकंड आपने लिखा जो, तो ये फंडामेंटल में लिखा हुआ है ना। जैसे एक्सेलरेशन ले लो आप, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एक्सेलरेशन ले लो। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बताओ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये क्या है, लेंथ है, और यहाँ पे ये क्या है, टाइम है। तो ये देखो फिर से तो फंडामेंटल के तौर पे ही लिखा गया है। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज
ही आप डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, डिराइव्ड है आपका, एंड ये क्या है आपका फंडामेंटल पे बताया गया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो आप जो भी क्वांटिटीज अदर देन ये 7 क्वांटिटीज जो आपने पढ़ी हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, ये सारी जितने भी 7 क्वांटिटीज पढ़ी हैं, इसके अलावा बाकी दुनिया जहान की जितनी क्वांटिटीज है, सारी क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। एंड वो सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये बेसिक सी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये एग्जांपल से आप समझ गए होंगे आई गेस। तो ये चीज आप समझ गए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम लोग डायमेंशंस को समझ लेते हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये इतना सारा चीज लिखा हुआ है, पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको मैं ये डेफिनेशन पढ़ के इसका मतलब बताऊंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप लेंगे, तो डायमेंशन जब भी आपको लिखना है किसी भी चीज का, तो आप उसको देखो किस तरीके से लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फोर्स इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, है ना, यही जानते हैं हम लोग, फोर्स इक्वल्स टू फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो अगर आपको फोर्स का डायमेंशन लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखो इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, इधर से। ठीक है, तो अब इसका आप डायमेंशन लिखने जा रहे हैं, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं एफ का डायमेंशन लिखने जा रहा हूं, तो वो मैं लिखूंगा ऐसे, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, ऐसे। अब देखो ध्यान से, मास को तो हमने लिख दिया m, है ना, एक्सेलरेशन को हमने लिख दिया, यहां देखो ध्यान से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, मास को लिख दिया m, और मीटर को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, मीटर को आप लिख सकते हैं l, और सेकंड को क्या लिख सकते हैं, टाइम, क्योंकि सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, और मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, है ना। तो हमने इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज कर दिया। क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज कर दिया। पूरा जो ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन आपको दिख रहा था, इसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज कर दिया। तो मास के लिए हमने m यूज किया, लेंथ के लिए हमने मीटर के लिए l यूज किया, एंड सेकंड के लिए टाइम यूज किया, t यूज किया। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया आपको ऐसे m, और ऊपर क्या बच गया बताओ, l, और नीचे क्या है, टी स्क्वायर, ऐसा टी स्क्वायर, है ना। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे ना, एम एल टी रेस टू माइनस टू, एंड इसको ऐसे आप बंद कर दिया आपने। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये आपने क्या किया है, तो आप कहेंगे आपने डायमेंशन लिखा है। किसका डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन लिखा है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्या है, फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, अब फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो फोर्स को आपने फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पर रिप्रेजेंट किया है। देखो MLT, ये क्या है, मास, लेंथ और टाइम, और मास, लेंथ की टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी को अपने फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे रिप्रेजेंट किया है, जिसपे कुछ पावर भी रेज है। देखो मास पे पावर 1 है, लेंथ पे पावर 1 है, टाइम पे पावर -2 है। तो ये देखो, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे ये जो पावर रेज्ड है ना, इसको हम कहेंगे क्या, कि ये इसका डायमेंशन है। तो अगर आपसे कोई कहे फोर्स का डायमेंशन लिखो, तो आप क्या लिखेंगे, m⁻1, l⁻1, t⁻2। अब मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के इसका मतलब बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे इस केस में देखो, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, फोर्स, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एक्सप्रेस किया गया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी। इट इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे ये डिफरेंट पावर्स, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर -2, तो अलग अलग पावर्स हैं हर किसी का, है ना, किसी का सेम भी है बट अलग अलग भी है। तो आप देखो ध्यान से, तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे जो डिफरेंट पावर्स तक जो रेज किया गया है ना, इसी को हम डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो यही लिखा हुआ देखो यहाँ, द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इट्स डायमेंशंस। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। तो ये हमने फोर्स के लिए लिखा केवल। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी फॉर्मूला का डायमेंशन लिखने हैं, आपको जैसे x फॉर्मूला दे दिया गया, x इक्वल टू समथिंग कुछ भी दे दिया गया, तो x फिजिकल क्वांटिटी जो भी आपको दिया गया, आपको इसका अगर डायमेंशन लिखना है, ठीक है, आपको इसका अगर क्या करना है, डायमेंशन लिखना है, तो वो आप किस तरीके से लिखेंगे, तो वो आप लिखेंगे यहाँ पर देखो, आप इस तरह से लिखेंगे। आप सबसे पहले उसका यूनिट लिखेंगे। क्या करेंगे, x का जो भी है ना, यूनिट लिख देंगे, एंड यूनिट को फिर फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज कर देंगे। एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैंने फोर्स के लिए लिखा था, अभी मैं वेलोसिटी के लिए लिखता हूं। देखो, तो वेलोसिटी क्या होता है बताओ, वेलोसिटी होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम।
है ना। तो यहाँ सबसे पहला काम आपका क्या है कि अगर आप वेलोसिटी का डायमेंशन लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिखो, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, है ना, यही है ना। तो अगर आप वेलोसिटी v का डायमेंशन लिखने जा रहे हैं तो आप ऐसे इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, एंड ऊपर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा बताओ, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड, तो मीटर बाय सेकंड ऐसा आपने लिख दिया। एंड अब आप इसको चेंज करके लिख दो ऐसे, मीटर को लिखेंगे क्या, चूंकि मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो एल, ठीक है, और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो आपने लिख दिया टी, तो एल बाई टी। एंड नाउ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल टी रेस टू माइनस वन। कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है इसको, वेलोसिटी का ऐसे भी लिख देंगे, एम नॉट, है ना, एम के पावर जो है ऊपर दे दिया हमने, एल टी रेस टू माइनस वन। तो ये आपने इसको और सजा करके एम एल टी के फॉर्म में लिख दिया। मोस्ट प्रोबेबली हर केस में आप देखेंगे ज्यादातर फॉर्मूले में जो फंडामेंटल क्वांटिटी आता है वो एम एल टी के फॉर्म में ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो बाकी अदर जो पांच फिजिकल क्वांटिटीज, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो जो 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज बच गई हैं तो उनका यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उनका भी यूज होता है, ठीक है। तो वो हम जो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन बना रहे होंगे तो वहां पर हम आपको यूज करके दिखाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ज्यादातर एमएल टीम में ही लिखना होता है, ठीक है। तो अगर हमने ये वेलोसिटी के लिए लिखा तो आप एक्सेलरेशन के लिए लिख के दिखाएंगे। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा बताओ, तो होगा चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट भी तो वही होगा, मीटर पर सेकंड। अब बाई टाइम टेकन का क्या हो गया, सेकंड हो गया, तो इसका यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही तरीका है लिखने का, तरीका क्या है, किसी भी चीज का अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो उसका तरीका क्या है, तो उसका तरीका यही है कि सबसे पहले आप जो है ये लिखो, उसका यूनिट लिखो, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन का आपको डायमेंशन लिखना है तो पहले आपने इसका यूनिट लिख लिया। अब यूनिट लिखने के बाद ऐसे करो, एक्सेलरेशन को ऐसा ब्रैकेट के अंदर बंद करो, फिर मीटर के लिए आप क्या यूज करेंगे, लेंथ, सेकंड के लिए क्या यूज करेंगे, टाइम, और अगर कहीं पे मास हो तो उसके लिए कैपिटल एम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो अब देखो ध्यान से, तो अब ये देखो एल, और यहाँ सेकंड का स्क्वायर है यानी टी का पावर क्या होगा, 2 होगा, तो टी का पावर हमने लिख दिया 2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, एल टी रेस टू माइनस 2। एंड अगर आप इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे एम नॉट एल टी रेस टू माइनस 2। देखो क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज का पावर अगर रेस 0 करे तो वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये एम नॉट क्या है, 1 के इक्वल है। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आपको डायमेंशन लिखना है किसी भी चीज का तो आपको क्या करना है, फंडामेंटल पहले आपको यूनिट्स में लिख देना है, जो बेसिक यूनिट्स है उसमें लिख देंगे हम लोग, एंड उसके बाद हम लोग डायमेंशन उस पर बिठा देंगे, ठीक है, नॉर्मल। जैसे डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, और भी बहुत सारी फॉर्मूले बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास। जैसे हम जानते हैं वर्क इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, या एफ डॉट एस भी बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ध्यान से, फोर्स का हमने क्या निकाला डायमेंशन, तो हमने निकाला एम एल टी रेस टू माइनस 2। ये मुझे बनाते बनाते याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। नहीं याद है तो आप निकाल भी सकते हैं, एफ इक्वल टू एम ए करके, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया ऐसा, है ना। या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर की जगह एम लिखेंगे, उसकी जगह हमने डायरेक्टली लिख दिया क्या यहाँ एल। तो अब आपका वर्क क्या आ गया बताओ, एम, और एल का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या हो गया एल स्क्वायर टी रेस टू माइनस 2। ये किसका हो गया, वर्क का आपका क्या आ गया, डायमेंशन आ गया, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें बतानी है, ठीक है, वो सारी बता देता हूँ आपको। देखो तो देखो अब ये वर्क के लिए हमने निकाला। अब एक और आप काम कर सकते थे जो मैंने आपको बेसिक बताया, वर्क इक्वल टू हम क्या जाते हैं, एफ डॉट एस, है ना। तो देखो एफ का यूनिट क्या होता है बताओ, एफ का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे, न्यूटन भी आप लिख सकते थे, है ना। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, तो मास का क्या हो गया केजी, ए का क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन के इक्वल यही है ना। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डॉट एस, एस क्या डिस्प्लेसमेंट, तो इनटू आपने क्या दे दिया, मीटर दे दिया। तो अब आपने इसको लिख दिया ऐसा, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। तो ये मैंने जो आपको बताया था कि आप कोई भी क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये बस आपको उसका यूनिट लिख देना है, ठीक है। यूनिट के बाद उसको नॉर्मली फंडामेंटल क्वांटिटी में चेंज कर दो। तो डब्ल्यू इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, केजी की जगह क्या यूज करेंगे आप, मास है ये तो एम यूज करेंगे, एम ये मीटर स्क्वायर है ना, तो ये लेंथ है तो एल स्क्वायर, और नीचे क्या है टी स्क्वायर, तो ऊपर ले आएंगे तो टी रेस टू माइनस 2। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने नॉर्मल सी कुछ
डायमेंशनल एनालिसिस करी है, डायमेंशंस फाइंड किया है, कुछ नॉर्मल से फॉर्मूले का, बेसिक चीजों का। वीडियो काफी लंबी हो गई है तो वीडियो को एंड करना अब जरूरी है, ठीक है। तो मैं वीडियो को अब एंड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। और मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो में काफी बेहतरीन चीजें हम देख रहे होंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, किस तरीके से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाएंगे, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिफाइन करूंगा मैं आपको। फिर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा चैनल के बारे में डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, यही कि देखो हमारे चैनल पे आपको जो सिंगेज की बुक है, ठीक है, सिंगेज, बीएम शर्मा जिसके ऑथर है, मैंने आपको बुक लिस्ट वाले पोर्शन में बताया था, बीएम शर्मा जिसके ऑथर है, एससी वर्मा जो बुक है, ठीक है, या आप डीसी पांडे बुक है, ठीक है, इन सभी से बेस्ट क्वेश्चंस और जो टफ क्वेश्चंस हैं या कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको क्या होगा बताओ, ये तीनों चीज आपको सॉल्व करा दी जाएंगी इस चैनल पर ही, ठीक है, इस चैनल पर ही आपको सॉल्व करा दी जाएंगी ये तीनों चीजें। अब देखो ध्यान से, जब ये तीनों चीज आप सॉल्व कर लेंगे एक लेक्चर देख करके, है ना, आपने मान लो एक चैप्टर पे 10 लेक्चर मैंने अपलोड करे, उन 10 लेक्चर्स को अगर आपने ऑब्जर्व किया, उसके नोट्स बनाए, तो आपने ऑलमोस्ट जो टफ क्वेश्चंस, जो बेहतरीन क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं इन तीनों बुक्स के, आपने बना लिए, ठीक है। फिर हर चैप्टर के एंड में मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा जेई के, ठीक है, जेई एडवांस के दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, एंड ये सारी बुक्स भी मैं कवर करा दूंगा। तो ये हमारे चैनल की खासियत है कि हम इस तरह से स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रस्ट में आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पे पढ़ के। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।